कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल खोज, एक छोटा सा आविष्कार पूरे समाज को 1000 साल के लिए बदल सकता है? तो चलिए आज इसी कमाल की कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे लोहे के कुछ साधारण औजारों ने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसने गांव से लेकर ग्लोबल ट्रेड तक हर चीज को एक नया रूप दे दिया। चलिए इस कहानी को प्रभाकर की नजरों से देखते हैं। जरा सोचिए, एक स्थानीय दुकान है जहां लोहार काम कर रहे हैं। आग धधक रही है, हथौड़े गर्म लोहे पर पड़ रहे हैं। अब जाहिर है माहौल तो गर्म और शोर से भरा होगा ही, पर फिर भी इस नज़ारे में कुछ तो बात थी, कुछ तो था जो खींच रहा था। प्रभाकर को शायद इसका जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन वो अपनी आंखों से एक ऐसी क्रांति को देख रहा था जो पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर बदलने वाली थी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 3000 साल पहले, जब इस उपमहाद्वीप में लोहे का इस्तेमाल धीरे धीरे आम होने लगा। अब सुनने में तो ये शायद एक छोटा सा टेक्नोलॉजिकल चेंज लगे, लेकिन यकीन मानिए इसका असर इतना गहरा था कि इसने आने वाली सदियों की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। तो इस पूरे बदलाव के दिल में थे दो बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त पावरफुल औजार। पहला, लोहे की कुल्हाड़ी। इससे घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया, जिससे खेती और बस्तियों के लिए नई जमीन मिली। और दूसरा, लोहे का फाल यानी प्लाउशेयर। इसने कठोर से कठोर जमीन की जुताई को बच्चों का खेल बना दिया। नतीजा, खेती के उत्पादन में एक ऐसा उछाल आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो जरा सोचिए, जब बेहतर औजारों और सिंचाई के नए तरीकों का साथ मिला तो क्या हुआ होगा? खेती के उत्पादन में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। ये इतिहास में शायद पहली बार हो रहा था कि समाज के पास अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज था। और ये जो एक्स्ट्रा अनाज था, जिसे हम अधिशेष या सरप्लस कहते हैं, यही वो नींव बना जिस पर आने वाले हर बड़े बदलाव की इमारत खड़ी हुई। और यहीं से एक बड़ा ही पावरफुल साइकिल शुरू हुआ। देखिए ये कैसे काम करता था। ज्यादा उत्पादन हुआ तो राजाओं को ज्यादा टैक्स मिला। राजाओं ने इस पैसे से अपनी सेनाओं को मजबूत किया, किले बनवाए और साथ ही नहरों और तालाबों जैसी सिंचाई के प्रोजेक्ट्स में भी पैसा लगाया। अब बेहतर सिंचाई से फसलें और भी ज्यादा होने लगी, जिससे किसानों के लिए टैक्स देना और आसान हो गया और उत्पादन फिर से बढ़ गया। ये प्रोडक्शन और पावर का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र बन गया। तो अब जब खाने पीने की टेंशन खत्म हुई तो जाहिर है समाज का पूरा स्ट्रक्चर ही बदलने लगा। अब हर कोई सिर्फ किसान नहीं था। लोगों ने अलग अलग काम, अलग अलग भूमिकाएं अपनानी शुरू कर दी और इसी के साथ एक नए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स सामाजिक ढांचे का जन्म हुआ। तो उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्सों में क्या हुआ? वहां एक साफ साफ 3 लेयर वाला समाज उभरकर सामने आया। सबसे ऊपर था ग्राम भोजक, गांव का मुखिया। वो गांव का सबसे बड़ा जमींदार होता था और टैक्स वसूलने से लेकर जज और पुलिस का काम भी वही करता था। उसके बाद आते थे गृहपति, मतलब इंडिपेंडेंट किसान जिनकी अपनी जमीन होती थी। और इस सीढ़ी में सबसे नीचे थे दास कर्मकार, वो लोग जिनके पास जमीन नहीं थी और वो दूसरों के खेतों पर मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। अच्छा, तो ये तो हुई उत्तर की बात। अब अगर दक्षिण के तमिल इलाके की तरफ देखें तो वहां भी एक ऐसा ही लेकिन थोड़ा अलग सामाजिक ढांचा बना और इसकी जानकारी हमें मिलती है संगम साहित्य से, जो करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। यहाँ बड़े जमींदार वेल्लारार कहलाते थे। जो साधारण किसान हल चलाते थे वो उज्वर थे और जो भूमिहीन मजदूर और दास थे उन्हें कडेसियार और अडिमाई कहा जाता था। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? नाम भले ही अलग अलग थे, एक तरफ ग्राम भोजक, दूसरी तरफ वेल्लार, पर उनका काम, उनकी पावर लगभग एक जैसी ही थी। इससे ये पता चलता है कि खेती पर आधारित इकोनॉमी ने, चाहे वो भारत के उत्तर में हो या दक्षिण में, एक जैसे ही शक्तिशाली जमींदार वर्ग को जन्म दिया। तो ये जो खेती से एक्स्ट्रा अनाज आ रहा था, इसका असर क्या हुआ? आबादी बढ़ी और इसी बढ़ती आबादी ने रास्ता बनाया पहले बड़े शहरों के लिए, आज से लगभग 2500 साल पहले। इनमें से कई शहर तो ताकतवर महाजनपदों की राजधानियां बन गए। ये पावर और कॉमर्स के नए धड़कते हुए केंद्र थे। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता कि ये शहर कैसे दिखते थे? जवाब है उस जमाने की कला में। जरा इस पत्थर की नक्काशी को देखिए। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस जमाने का एक स्नैपशॉट ले लिया हो। मूर्तिकारों ने उस दौर की जिंदगी को पत्थर पर उकेर दिया है।
बड़े बड़े किले, शानदार इमारतें और गलियों में लोग, गाड़ियों और जानवरों की भीड़। ये उस वक्त का एक जीता जागता सबूत है। पुरातत्वविदों को भी बड़े कमाल के सुराग मिले हैं, जैसे कि ये रिंग वेल्स। ये असल में मिट्टी के छल्ले हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता था। इनका इस्तेमाल शायद टॉयलेट, नाली या फिर कूड़ेदान की तरह होता था। ये उस जमाने की सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग का सबूत है। हाँ, लेकिन बड़े महल या आम लोगों के घरों के अवशेष मिलना मुश्किल है, शायद इसलिए क्योंकि वो लकड़ी, मिट्टी जैसी चीजों से बने थे जो वक्त के साथ खत्म हो। ये जो नए शहर थे, ये सिर्फ आबादी के केंद्र नहीं थे, बल्कि ये हुनर और व्यापार के बड़े हब बन गए थे। यहाँ लोहार, बुनकर और परफ्यूम बनाने वाले जैसे एक्सपर्ट कारीगर रहते थे। और जैसे जैसे व्यापार फैलता गया, चीज़ों के लेन देन के लिए एक बेहतर, एक ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की ज़रूरत महसूस होने लगी। और इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन बनकर सामने आए सिक्के। ये जो हम देख रहे हैं, ये भारत के सबसे पुराने सिक्कों में से हैं। इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं, क्योंकि इन पर डिज़ाइन को ठप्पा मारकर बनाया जाता था। इन सिक्कों ने व्यापार में एक क्रांति ला दी। अब हर चीज़ की एक स्टैंडर्ड वैल्यू थी, जिससे खरीद बिक्री बहुत आसान हो गई। सोचिए, दौलत की पूरी परिभाषा ही बदल गई। अब दौलत का मतलब सिर्फ जमीन या जानवर नहीं, बल्कि ये छोटे छोटे धातु के टुकड़े भी थे। तो इस पूरे नए कारोबारी सिस्टम को चलाने के लिए बनी श्रेणियां, जिन्हें गिल्ड भी कह सकते हैं, ये क्राफ्ट्सपर्सन और व्यापारियों के बड़े पावरफुल संगठन थे। ये श्रेणियां सिर्फ कारीगरों को ट्रेनिंग नहीं देती थीं या कच्चा माल नहीं दिलवाती थीं, बल्कि ये उस जमाने के बैंक की तरह भी काम करती थीं, जहां अमीर लोग अपना पैसा सुरक्षित रख सकते थे। लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बहुत सख्त नियमों पर चलता था। अर्थशास्त्र का ये एक नियम सुनिए। ये हमें एक झलक देता है कि सब कुछ कितने कड़े कंट्रोल में था, खासकर उन महिलाओं के लिए जो इन वर्कशॉप्स में काम करती थीं। नियम तोड़ने की सज़ा बहुत ही भयानक हो सकती थी। और ये मत समझिए कि ये कोई छोटा मोटा लोकल ट्रेड था। नहीं, इसका स्केल बहुत बड़ा था। एक उदाहरण लेते हैं गुजरात के भरूच पोर्ट का, जिसे ग्रीक नाविक बेरीगाजा कहते थे। यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड से शराब, तांबा और सोने के सिक्के जहाज़ों में भर भर कर आते थे, और बदले में यहाँ से हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, कॉटन और रेशम जैसी कीमती चीज़ें पूरी दुनिया में भेजी जाती थीं। ये एक असली ग्लोबल मार्केटप्लेस था। और अगर किसी को इस ग्लोबल कनेक्शन का पक्का सबूत चाहिए, तो वो अरिकामेडू में मिलता है। यहाँ की खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को रोमन एम्फोरा, लैंप और कांच के बर्तन मिले हैं। पर सबसे कमाल की बात यह है कि वहाँ ऐसे लोकल बर्तन भी मिले हैं जिन पर रोमन डिज़ाइन कॉपी किए गए हैं। ये सिर्फ सामान के लेन देन का सबूत नहीं है, ये आइडियाज़ और कल्चर के एक्सचेंज का सबूत है। ये दिखाता है कि उस जमाने के इंटरनेशनल ट्रेड में ये उपमहाद्वीप कितना अहम खिलाड़ी था। तो चलिए, अब इन सारी कड़ियों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। ये एक अकेली, लगातार चलने वाली कहानी है। 1000 साल के कॉज एंड इफेक्ट की कहानी। एक ऐसी कहानी जो एक लोहार की भट्टी से शुरू हुई और जिसने पूरे उपमहाद्वीप को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को एक नज़र में दिखाती है। सब कुछ शुरू हुआ करीब 3000 साल पहले, लोहे के साथ। ये था वो कैटलिस्ट। फिर लगभग 2500 साल पहले इसकी पहली लहरें आईं, सरप्लस और शहर बने। करीब 2300 साल पहले संगम साहित्य जैसे ग्रंथों से हमें समाज का दस्तावेज मिला। और फिर 2200 से 1900 साल पहले के बीच अरिकामेडू जैसी जगहों पर ग्लोबल कनेक्शन अपने चरम पर पहुंचे। एक घटना ने दूसरी को जन्म दिया और समाज बदलता चला गया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि टेक्नोलॉजी में एक छोटा सा दिखने वाला बदलाव भी पूरे समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। और ये हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। 3000 साल पहले वो लोहा था, तो सवाल ये है, आज वो कौन सी एक टेक्नोलॉजी है जो हमारी दुनिया को, हमारी सभ्यता को ठीक उसी तरह से गढ़ रही है?